नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार में जातीय गणित की, बात करेंगे दलित राजनीति और दलित वोटरों की। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन बिहार सियासी रंग में रंग चुका है। कोरोना महामारी में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज है। सभी पार्टियों में जोड़ तोड़ हो रहा है। कुछ नेता दूसरे नाव पर सवार हो रहे हैं। बिहार और यूपी में जाति के आधार पर ही सियासी जंग लड़ी और जीती जाती है। जाति समीकरण बैठाकर नफा नुकसान का हिसाब लगाया जाता है। बिहार में 16% से ज्यादा दलित है, यानी यादव जनसंख्या के आसपास है। इसीलिए इन जातियों पर सियासी पार्टियों की नजर ज्यादा रहती है। बिहार में चुनाव है और ऐसे में हर पार्टी को दलित चेहरा चाहिए। जेडीयू से श्याम रजक के जाने के बाद अब मांझी को जेडीयू में शामिल होने की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। वहीं मोदी लहर में अपनी पार्टी की साख बचाने वाले रामविलास पासवान एनडीए में रहकर नीतीश के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि क्या नीतीश कुमार मांझी को जेडीयू में शामिल कर पासवान को किनारे लगाने में लगे हुए हैं? क्या चुनावी नैया पार लगाने के लिए दलितों पर डोरे डाले जा रहे हैं? क्या चुनाव के वक्त ही दलित याद आते हैं? हम बात करेंगे दलित राजनीति की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बिहार में सुशासन बाबू यानी नीतीश कुमार का राज है। चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है। सुशासन बाबू का तमगा लिए नीतीश कुमार चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। विपक्ष भी पूरी तरह तैयार है। बस चुनावी नगाड़ा बजना बाकी है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है। लेकिन चुनावी तारीख से पहले ही सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। जातिवाद की जंग में सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी गोटियां बिछाने में लगी है। नेताओं का पाला बदलना जारी है। सभी पार्टियां नफा नुकसान का हिसाब किताब लगाने में लगे हैं। बिहार में चुनावी नैया पार लगाना है तो दलित वोट और यादव वोट को सहेज कर रखना होगा। बिना यादव और दलित वोटरों को अपने पाले में लिए चुनावी रण जीतना मुश्किल है। इसलिए सभी दल डोरे डालने में लगे हुए हैं। कि नीतीश कुमार के रहते इस प्रदेश में किसी का राजनीतिक भविष्य नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार ने जात पात को तोड़ा है। नीतीश कुमार के अपने जात का कितना प्रतिशत वोट है? कैसे लोकप्रिय हो गए मुख्यमंत्री? क्या किया मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के लिए? मुख्यमंत्री ने इस प्रदेश के लिए लोगों को घर घर काम बनाया। बोलने से न होता है, नारा आपने दिया। किया तो नीतीश कुमार उन गरीबों के यहाँ, जिस गरीबों के यहाँ घर में सुअर पलता है, बकरी पलता है, उसके घर में भी आज जब हजारों हजार साल से जिनके यहाँ डिबरी जल रहा था, आज उनके यहाँ बत्ती जल रहा है, एलईडी लाइट जल रहा है। किया कौन? सिर्फ दलित में पैदा हो के आप दलित की राजनीति के और दलित के नेता हो जाइएगा कि जो काम करेगा वो दलित का नेता होगा, चाहे वो किसी जाति का हो। बिहार देश का ऐसा राज्य है जहां से पहला दलित उप प्रधानमंत्री और पहला मुख्यमंत्री मिला। इसके बाद भी दलित राजनीति बिहार में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह अपनी जड़ें नहीं जमा सकी। इसी का नतीजा है कि एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान और जीतनराम मांझी को उनकी तवज्जो नहीं मिल रही है। यही वजह है कि चिराग पासवान जेडीयू से तो मांझी आरजेडी से खफा है और श्याम रजक जेडीयू छोड़कर फिर से आरजेडी में शामिल हुए हैं। श्याम रजक के चले जाने के बाद नीतीश कुमार अब मांझी को अपने पाले में करने में जुटे हैं ताकि दलित दाव खेल सके और दलित वोट के छिटकने का मौका न मिले। जिस प्रकार से सरकार चल रही है उसमें जनप्रतिनिधियों का कोई महत्व नहीं रह गया, कोई सम्मान और इज्जत नहीं रह गया। पूरी तरीके से बिहार में अफसरशाही लागू हो चुकी है। कोरोना महामारी में जिस प्रकार से पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो गया, स्वास्थ्य महकमा जो है भ्रष्ट हो गया, आपदा विभाग जो है भ्रष्ट हो गया, बाढ़ से डूब रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के बीच ना जा करके अपनी राजनीति जो है वो सेकने का काम कर रहे हैं। चिराग पासवान ने पिछले 7-8 महीने से लगातार बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और उनके कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। पहले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा के दौरान जेडीयू पर हमला बोला। अब बाढ़ और कोरोना के मुद्दे पर चिराग के निशाने पर नीतीश कुमार आ गए हैं। तो जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास बता दिया है। दूसरी तरफ मांझी भी आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसे में मांझी की घर वापसी को लेकर जेडीयू की तरफ से पिछले कई महीने से अभियान चलाया जा रहा है और अब श्याम रजक के जाने के बाद मौका भी है। विचारों की लड़ाई रही है। जिस तरह विचार हमारा रहा है
कुछ विचारों का भया दोहन हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, अत्याचार हो रहा था। और उस अत्याचार के खिलाफ मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार बताने का काम किया, लेकिन उनके कान में कोई जू ढूंढने का काम नहीं किया। जो अफसर कहता है वही वो करते हैं। आज भी वहाँ कई मंत्री, कई एमएलए, कई जनप्रतिनिधि अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। आगे आगे देखिए क्या होता है हाल। दरअसल बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16% है और इस वोट पर सबकी नजर रहती है। अनुसूचित जाति को नीतीश कुमार ने पहले सुविधानुसार दलित और महादलित की श्रेणी में रखा, तो 2 साल पहले कभी सबको महादलित बनाकर एक ही श्रेणी में शामिल कर दिया है। हालांकि सारे दलित वोट को मिला दे तो यादव वोट बैंक से कम ताकत नहीं रखता है। दलित कोटे के वोट का 70% हिस्सा रविदास, मुसहर और पासवान जाति का है। ऐसे में सूबे में दलित वोट बैंक सत्ता की दिशा और दशा दोनों तय करने की ताकत रखता है। बिहार विधानसभा में कुल 38 सीटें आरक्षित है। 2015 में आरजेडी ने 14 दलित सीटों पर कब्जा किया था। जेडीयू को 10, कांग्रेस को 5, बीजेपी को 5 सीटें मिली थी। 4 सीटें अन्य के खाते में गई थी। 2010 में जेडीयू ने 19 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी। तो वहीं आरजेडी ने सिर्फ 1 सीट पर कब्जा किया था। एलजेपी और कांग्रेस को 1 सीट भी नहीं मिली थी। 2005 की बात करें तो जेडीयू को 15 सीटें मिली थी। बीजेपी के खाते में 12 सीटें आई। आरजेडी को 6 सीटें मिली तो वहीं एलजेपी को 2 सीटें मिली थी। इन आंकड़ों से साफ है कि दलित वोटरों के सहारे सियासी दुकान चलाने वाले रामविलास पासवान हो या जीतन राम मांझी बिहार की सियासत में ऊंचे मुकाम पर इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये नेता दलितों के विश्वास पात्र नहीं बन पाए। ये लोग जब किसी गठबंधन में रहते हैं तो फायदा मिलता है, जब बाहर निकल जाते हैं तो जमीन खिसक जाती है। मोदी लहर में लगातार 2 बार पासवान की पार्टी ने जीत दर्ज की। अब वो उसी को भुलाने के लिए विधानसभा में ज्यादा सीटें मांगने का दांव खेल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है, बल्कि जेडीयू के नेता पासवान को अलग थलग करने में जुटे हैं। बिहार में दलित राजनीति दूसरे राज्यों से अलग है। बिहार में दलित समुदाय हर चुनाव में अपना मसीहा तलाशता है और हर बार ठगा जाता है। पहले कांग्रेस पर भरोसा किया और फिर लालू यादव की आरजेडी के साथ लंबे समय तक रहा। इसके बाद नीतीश कुमार की जेडीयू का रुख किया, लेकिन दलित अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। बिहार की दलित समुदाय में 22 जातियां आती हैं। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए तो उन्होंने दलित समुदाय को साधने के लिए दलित कैटेगरी की 22 जातियों में से 21 को महादलित घोषित कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। नीतीश इस कोशिश में कामयाब भी रहे। 2018 में पासवान जाति को भी शामिल कर सभी को महादलित बना दिया और इस तरह से बिहार में अब कोई दलित समुदाय नहीं रह गया है। अब सवाल है कि दलित सिर्फ वोट बैंक है, सिर्फ वोट के वक्त याद आते हैं दलित। क्या बिहार में दलित वोटरों को साधने में नीतीश कुमार कामयाब होंगे? क्या चुनाव से पहले एलजेपी और जेडीयू में सुलह होगी? क्या जीतन राम मांझी आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो लोकतंत्र में आज हम बात दरअसल करेंगे बिहार की। बिहार में आखिर किस तरह से जातीय समीकरण बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और बात दलित राजनीति की होगी, दलित वोटरों की होगी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी पारा किस कदर हाई होता जा रहा है ये आपके सामने है, क्योंकि कोरोना महामारी में चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बहुत तेज हैं और सभी पार्टियों में जोड़ तोड़ लगातार जारी है। कुछ नेता दूसरों के नाव पर सवार हो रहे हैं, तो वहीं बिहार और यूपी में जाति के आधार पर ही सियासी जंग लड़ी जाती है, ये सभी के सामने है। लेकिन ऐसे में अब सवाल इस बात को लेकर है कि श्याम रजक की तो घर वापसी हो गई है, क्या मांझी की भी अब घर वापसी तय मानी जाए? इस पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ केशव सिंह जी हैं, जो कि प्रदेश महासचिव हैं एलजेपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राजेश यादव जी हैं, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी के। सर आपका भी बहुत स्वागत है। दानिश रिजवान जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं हम के। दानिश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ अफजल अब्बास जी भी जुड़ गए हैं, जो कि जेडीयू के नेता हैं। बहुत स्वागत है अफजल जी आपका। सबसे पहला सवाल मेरा दानिश जी आपसे है, क्योंकि
श्याम रजक की घर वापसी हो चुकी है, आरजेडी में जा चुके हैं, तो क्या माना जाए जीतन राम मांझी भी घर वापसी कर रहे हैं? लेकिन घर वापसी की तो कोई संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही कि हम घर वापसी कर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया में अटकलें। हमने स्पष्ट तरीके से कल भी कहा है, जब श्याम रजक जी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए तो हमने स्पष्ट तरीके से कहा है कि जो नेता कल तक ये आरोप लगा रहे थे कि दलित आंदोलन को लालू प्रसाद यादव जी ने कमजोर किया, जिन्होंने 2009 में जब राष्ट्रीय जनता दल छोड़ा था तो उस वक्त मीडिया में आकर उन्होंने चीख कर कहा था कि लालू प्रसाद यादव जी के परिवार ने हमें बेइज्जत किया है, दलील किया है, हमें जाति सूचक शब्द करके संबोधित करके हमें दलील करने की कोशिश करते थे। आज उनके साथ चले गए। अरे राजनीति में एक सुचिता नाम की चीज होती है, एक संस्कार नाम की चीज होते हैं, हर कुछ कुर्सी के लिए नहीं होता है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अब जब चुनाव का वक्त आया है तो उनको याद आ रहा है कि नीतीश कुमार जी ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया, दलितों को दबा के रखते हैं। मुझे ये सारी चीजें अभी तक समझ में नहीं आ रही है। देखिए, हम जहां हैं अभी मजबूती के साथ हैं। 20 तारीख को हमारी कोर ग्रुप की बैठक है। कोर ग्रुप की बैठक के बाद में ये चीज की घोषणा हम करेंगे कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम अलायंस में कहीं जा सकते हैं, कहीं घर वापसी की कोई दूर दूर तक संभावनाएं नहीं। लेकिन श्याम रजक जब तक आरजेडी में शामिल नहीं हुए तो उससे पहले इस तरह की खबरें आ रही थी कि श्याम रजक जल्द ही अब आरजेडी में जा सकते हैं। ऐसी ही खबरें अब निकल के सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी भी अब जल्द ही जेडीयू में जा सकते हैं, यानी कि घर वापसी कर सकते हैं। और इसके लिए कोशिशें भी लगातार की जा रही है, ये भी खबरें हैं, और मुलाकातों का दौर भी जारी है। तो क्या माना जाए कि जब चुनाव है इससे पहले जो ये मुलाकात है, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं नेहा जी आपको कि हम पिछले नवंबर से ही महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग करते आ रहे हैं। हमारी नई कोई मांग नहीं, और ये अकेले नवंबर से ही लगाया जा रहा है कि जीतन राम मांझी जी महागठबंधन को छोड़ देंगे। देखिए, दो तीन चीजें बहुत साफ है, हम साफ की राजनीति करते हैं। महागठबंधन अकेले किसी पार्टी के हक से नहीं चलता है। महागठबंधन में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेता शामिल है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है जो बिहार के और देश के विपक्ष में है, जिनका बिहार में अस्तित्व हो वो महागठबंधन के साथ है। तमाम पॉलिटिकल पार्टी के तमाम नेता लगातार कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से इस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करी जा रही है। हमें आश्चर्य होता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में भी बैठक हुई, अहमद पटेल साहब ने बैठक लिया और उस बैठक में भी ये तय किया गया कि 1 हफ्ते के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लिया जाएगा। लेकिन आज तकरीबन 9 महीने होने को है और अभी तक कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बना। तो किसी भी गठबंधन से तानाशाही नहीं चलती है। हम स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं कि किसी भी गठबंधन में तानाशाही नहीं चलती है, इसलिए हम लोग अब किसी ठोस चलिए, गठबंधन में तानाशाही नहीं चलती है, लेकिन राजेश यादव जी, खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो जीतन राम मांझी हैं उनकी घर वापसी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो महागठबंधन में कितनी कमजोरी आएगी? नहीं, अभी जानी जी ने आपको स्पष्ट किया नेहा जी कि ऐसी वो घर वापसी का उनका कोई इरादा नहीं है और महागठबंधन में कोई असर ऐसे पड़ने वाला नहीं है। और हम समझते मांझी जी हमारे सम्मानित नेता हैं और वो ऐसा गलती नहीं करेंगे, और नीतीश जी को जानते हैं कि किस तरह से नीतीश जी ने उनको बेइज्जती कर करके निकाला था और उसमें महागठबंधन में आए थे। ये महागठबंधन में वे रहेंगे ऐसा पूरा विश्वास है। महागठबंधन जो है सामाजिक न्याय की गठबंधन है, धनतेरस ताकतों का गठबंधन है, गरीब दलित पिछड़ों का गठबंधन है, और मांझी जी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। ठीक है, मांझी जी से हम लोग एकदम स्वस्थ हैं कि मांझी जी नहीं जाएंगे और महागठबंधन में मजबूत आधार बनकर के, मजबूत स्तंभ बनकर के रहेंगे। लेकिन राजेश जी, जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि मांझी जी को कैसे निकाला था, क्या हुआ था, उसी बात का जिक्र अभी दानिश जी भी कर रहे थे। दानिश जी का भी कहना है कि जो श्याम रजक हैं वो भी बेदखल किए गए थे, वो भी किस हालात में छोड़ के गए थे पार्टी, ये सभी के सामने था। आप देखे होंगे नेहा जी की श्याम रजक जी पिछले 6 महीना से जो पूरे देश में SC/ST का आरक्षण में जो कटौती हो रहा है, आरक्षण समाप्त करने का प्रयास हो रहा है, उसके लिए श्याम रजक जी ने बराबर प्रयास किए, मीटिंग भी किए महादलितों को, पिछड़ों को, दलितों को, विधायकों को। इसलिए नीतीश कुमार जी को लगा कि श्याम रजक दलित का नेता हो जाएंगे और उनको इग्नोर करने लगे। तो श्याम रजक जी हम लोग के साथ हैं थे और अभी आए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। और इसलिए उनको नीतीश जी को दलित नेता नहीं चाहिए, उनको ललन सिंह चाहिए, उनको नीरज कुमार चाहिए, नीरज सिंह चाहिए। लेकिन दलित नेता होने की होड़ सर यहाँ पर लगी हुई है।
तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम दिग्गज नेता दलितों के हितैषी बनने की बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर जी पूरा देश और प्रदेश जानता है कि दलित का, आदिवासी का, पिछड़ों का हितैषी कौन पार्टी है। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे लालू प्रसाद यादव जी से बड़ा कोई पिछड़ा का, दलित का, अल्पसंख्यक का नेता नहीं है इस देश में और बिहार में और पूरे राज्य में, पूरे देश में। इसलिए पूरे देश के दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का झुकाव पहले भी लालू जी के साथ था और आज पुरजोर ढंग से तो तेजस्वी जी का काम हो रहा है। श्याम रजक जी उसका एक कड़ी बने हैं। और आपको बता दें कि आने वाले दिन में जदयू में बड़े पैमाने पर जदयू के विधायक राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन में शामिल होंगे। सर, ये तो वाकई आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन केशव सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जो अभी ये कहा जा रहा है कि दलितों का नेता कौन है, किसने भला किया, किसने भला नहीं किया, लेकिन इस पर भी यहाँ पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान भी तमाम जगह मीटिंग कर रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के साथ बैठक की तो वहीं पप्पू यादव के साथ भी बैठक हुई। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो जेपी नड्डा के साथ भी बैठक हुई। सर, इन बैठकों के क्या मायने हैं? एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक, उसके साथ ही तमाम और विपक्षी पार्टियों के साथ भी बैठक, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका प्रदूर खंडन करना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी के साथ कोई चिराग जी का न मीटिंग हुआ है, न बैठक हुआ है, न कोई ऐसा था। रहा बात कि जेपी नड्डा जी एनडीए घटक दल के सबसे मजबूत दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनसे, अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से बराबर एनडीए के घटक दल के नेताओं को शिष्टाचार या गठबंधन के मामलों में चाहे अन्य विषय वस्तु पर बातचीत होते रहती है। उसी में जेपी नड्डा जी से कुछ गठबंधन का, कुछ बिहार का स्थिति पर, ये तमाम चीजों को लेकर के बात करने के लिए गए थे। रहा बात कि पटना आए हुए थे चिराग जी, तो पप्पू जी शिष्टाचार मुलाकात करने के लिए गए। अपना मन का, अपना बात को उन्होंने रखा कि ऐसा होता, उनका प्रपोजल है। उस प्रपोजल को न हम अभी अस्वीकार किए हैं, न स्वीकार किए, करना कोई बात है। हम एनडीए में हैं, एनडीए के मजबूत घटक दल है और एनडीए में रहे, पहला बात यहाँ पर भ्रम का नहीं है। और नेहा जी, चिराग जी का स्पष्ट रवैया है कि बिहार के विकास से वह न कोई दलित का मुद्दा उठा रहा है, न किसी जाति विशेष पर मुद्दा उठा रहा है, न कोई आरक्षण का मुद्दा उठा रहा है। वह तो बिहार को प्रथम स्थान पर कैसे लाया जाए, बिहारी का प्रथम स्थान कैसे मिले, उसके लिए रोड मैप तैयार किए हैं। उसके लिए बार बार एनडीए के अंदर में बात उठा रहे हैं कि एक आदमी का एजेंडा पर काम नहीं होना चाहिए, एनडीए का संयुक्त एजेंडा होना चाहिए। और उस एजेंडा पे भारतीय जनता पार्टी का भी एजेंडा हो, लोक जनशक्ति पार्टी का भी एजेंडा हो और जदयू का भी एजेंडा हो। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग बिहार का विकास का रूपरेखा तय। और इसको आईना दिखाने को कोई बुरा मान रहा है तो बुरा माने, कोई अच्छा मान रहा है तो अच्छा माने। जी, दलितों के ऊपर जो राजनीति हो रही है, दरअसल ये एक अहम विषय है यहाँ पर, क्योंकि अफजल अब्बास जी, सवाल इस बात को लेकर भी है, क्योंकि श्याम रजक के जाते ही अब सवाल इस बात को लेकर है कि आखिर जेडीयू में कैसे डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। क्या डैमेज कंट्रोल करने के लिए अब मांझी की वापसी हो रही है? हालांकि दानिश रिजवान जी तो साफ इनकार कर रहे हैं। अब देखिए, दानिश रिजवान पार्टी के प्रवक्ता हैं और जहां तक मांझी के जदयू में शामिल होने की बात है, हमें तो ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर उनकी इच्छा है तो जाहिर सी बात है वो आएंगे, क्योंकि जितना सम्मान उनको जदयू मिला, एक है जो उनको नीतीश कुमार जी ने बुला के कहा कल आप बिहार के मुख्यमंत्री बने जा रहे हो, सरप्राइज से। तो मैं समझता कि जो सम्मान एक दलित को देना चाहिए उससे कई गुना नीतीश कुमार ने दिया। तो ये तो मैसेज तो था ही कि एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया, और जो इज्जत उनको यहाँ मिली वो कहीं मिल नहीं पा रही थी। हो सकता है कि आ जाए, लेकिन हम नहीं कह सकते आधिकारिक तौर पर कि वो कब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। आते हैं तो उनका वेलकम किया जाएगा, अच्छी बात है जो लोग आए। लेकिन सर, अगर नहीं आते हैं तो दलित जो राजनीति है, या फिर यूं कहे कि श्याम रजक के जाने से जो नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई कैसे होगी? देखिए, एक चीज बता दें आपको, अब आप कहें कि मुसलमान चले गए, हम मुस्लिम आते हैं। नीतीश कुमार आज के जो मुसलमानों के भी नेता है, दलितों के भी नेता है, अपर क्लास के भी है, सबके सब
क्यूमुलेटिव एक अप्रोच है और सब लोग मिलकर को नेता मानता है। तो नीतीश कुमार की जात की राजनीति नहीं करे कि दलित की है, जिसका हक बनता है उसके मदद करते हुए काम भी किया है, तारीख शाहिद है, गवाह है। इससे दलित को महादलित करके महादलित को भी सम्मान दिया। तो मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार की एक चेहरा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि जो लोग होते हैं वो शाखें होती है, फिर तो नीतीश कुमार है, शाखें हम होते हैं, आप हो सकती है, कोई और हो सकता है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, उनको नेता मान रहा है। पार्लियामेंट के चुनाव में भी आपने देखा कि उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। नरेंद्र मोदी जी केंद्र के नेता थे, बिहार में नीतीश कुमार के नाम पर वोट मिला, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिला, बिहार में चुनाव होगा। तो ठीक है, हमारे एनडीए के पार्टनर एलजेपी भी है, जेडीयू और बीजेपी है, सब मिलके लड़ेंगे नेतृत्व तो, लेकिन हर हालत में इवेंचुअली आखिर नीतीश कुमार जी के हाथ में रहेगा। तो जो नेतृत्व करता है वो सबका सम्मान देना चाहता है और देना भी चाहिए। वो सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले हम लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि समाज के हर दबे कुत्ते लोगों का उत्थान हमारे नेता की नीयत में शामिल है, वो करते हैं। इसलिए अगर कोई आता है जाता है इलेक्शन के दौरान, बहुत लोग आते भी हैं, बहुत लोग जाते भी हैं, कुछ हमारे यहाँ से गए, कुछ वहां से आ रहे हैं। तो ये एक चला आ रहा है कि एक परंपरा कही है कि लोग अपने हिसाब से लोग आते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो जाने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं, आने वाले को हम हमारी विचारधारा से वो का पालन करते हैं। चुनाव से पहले अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरी पार्टी में जाते हैं, लेकिन सवाल अब इस बात को लेकर है कि ये दलित आखिर है किसके। सवाल ये भी है कि दलित ध्रुवीकरण पर जो केंद्रित होती जा रही है राजनीति, अब इसका कितना असर चुनावों पर पड़ेगा और इसका लाभ दरअसल कौन सी पार्टी ले पाएगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र में बिहार की। बिहार में जातीय गणित की बात हम कर रहे हैं, बात दरअसल हम कर रहे हैं दलित राजनीति की और दलित वोटरों की। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी पारा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बात दलितों की हो रही है, क्योंकि दलितों की अगर हम बात करें तो 16% ऐसे वोटर्स हैं जो कि कई सीटों पर अपना असर डालते हैं। दलितों की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 16% ऐसे वोटर्स हैं जो कि दलित हैं, और ये बिहार की राजनीति में ज्यादा से ज्यादा ये कहा जा सकता है कि किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, यानी कि सरकार को बनाने और सरकार को गिराने या दूसरी सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस पर सभी की निगाहें हैं कि आखिर ये दलित वोटर कहां जाएगा। हालांकि खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, सवाल इस बात को लेकर है अफजल जी, क्योंकि अगर हम बात अभी जातीय गोलबंदी की करें तो जातीय गोलबंदी बिहार चुनाव में दरअसल आपको क्या लगता है कितना असर डालेगी? नीतीश बाबू का काम ऊपर रहेगा या फिर जातीय समीकरण? जातीय ध्रुवीकरण तो होता ही है, इससे इनकार नहीं, मतलब कटु सच है कि जातीय समीकरण बढ़ता है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे याद है 2010 के में जब हम जदयू ज्वाइन किया था मैंने, तो उस वक्त नीतीश कुमार जी को कास्ट, सीट और उठ के लोगों ने वोट किया था। 2015 में भी वैसा ही हुआ, क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हर जात के लोग उनको सपोर्ट करते हैं, इसलिए कि उनका विजन है, वो काम करने की क्षमता बिहार को एक रसातल से आसमान में पहुंचाने का काम किया। आज ये मैं गांव में बैठा हूँ, अभी अपने गांव में हो, आपके फोन लाइन पे हो, और यकीन मानिए हम अपनी बस्ती की बात बता रहे हैं, जहां भी आजादी से लेकर अब तक लाइट नहीं थी, आज 18 से 20 घंटा लाइट आ रही है, सड़कें बनी हुई, पेयजल की सुविधा, हम अपने पेयजल नल जल पानी के उपयोग कर रहे हैं, 300 फीट नीचे से पानी पी रहे हैं। तो ये तो काम नीतीश कुमार ने किया है और गरीब गुरबा के लिए काम किया, जो कभी सोच नहीं सकता, जिसका केंद्र सरकार भी इमिटेशन कर रही है कि हर घर नल का जल की बातें कर रही है। तो ये विजन तो नीतीश कुमार के पास है, उसके आधार पे मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये कसीदा नहीं पढ़ रहा हूँ, जो हकीकत है जो उन्होंने किया मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ, उसमें कुछ कमियां बेची हो अलग बात है, लेकिन विजन है और समाज के हर तबके के, मैं बड़ी नजदीक से नीतीश कुमार जी को जान रहा हूँ, समाज के हर तबके के उत्थान के लिए वो हमेशा कोशिश करते थे और करते रहेंगे। इसलिए मेरा ये मानना है कि सब, जबकि आप जात की बात करें, नीतीश कुमार जी के अपनी कास्ट का वोट कितना है आप देखिए। मतलब आपका सर यही कहना है कि जातीय समीकरण का किसी भी तरह का असर नहीं पड़ेगा। केशव सिंह जी, मैंने कहा कि होता है, लेकिन नीतीश कुमार एक एक्सेप्शनल लेता है। सुशासन बाबू के नाम पर वोट पड़ेगा क्या? बिल्कुल, आप उठा के देखिए सुशासन नीतीश कुमार ने जो काम किया आज से 15 साल पहले उठा के देखिए। केशव जी लाइन पे है, पूछिएगा
जब मैं एलजेपी में था तो जब 2005 की बात, पहले की बात बता, 4 की बात बता रहा हूँ आपको कि शाम में निकलना पड़ता था, मुश्किल था। बच्चियां रोड पर निकलना बंद था। कब किसने किया था, किसने रात हुआ था? ठीक है, बच्चे उठा के किडनैप कर दिए जाते, उठा के बंद कर दिए जाते। चलिए केशव जी से रिएक्शन ले लेते हैं सर इस पर। केशव जी, अफजल जी का कहना है कि सुशासन बाबू बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को तो ऐसा नहीं लगता है। देखिए, सुशासन बाबू माननीय नीतीश कुमार जी आपको 2005 से 9 तक सबसे अच्छा काम किए, निष्पक्ष ढंग से बात किया जाए। 10 के बाद उनके काम में शिथिलता आई है, उनके काम का तरीका बदला है, विकास की गति में कमी आया है। इस बात को सच्चाई के साथ स्वीकार किया जा सकता है। सबसे अधिक आज के डेट में 2 चीज बिहार में ज्वलंत समस्या है, एक बाढ़ का समस्या है, दूसरा कोरोना महामारी का समस्या है। दोनों मोर्चा पर नीतीश जी फेलियर हुए हैं। नल जल का योजना गिरा रहे हैं, नल जल योजना और 7 निश्चय योजना बहुत अच्छा योजना था, लेकिन उस योजनाओं में जम करके भ्रष्टाचार फैला हुआ है। रहा बात की अब्बास जी अभी कह रहे थे बिजली आपूर्ति का मामला और विद्युत आपूर्ति का, तो विद्युत अब जल्दी विद्युत का जो योजना है वह भारत सरकार का योजना है और माननीय प्रधानमंत्री देश के हर एक कोना में, वह हिमालय में हो या हिमालय के तराई में हो या दियारा क्षेत्र हो या गंगा का दियारा हो या सुंदर पहाड़ी क्षेत्र हो, तमाम जगह विद्युत करण और बिजली पहुंचाने का काम। रहा बात आपका बात, अब जल्दी जरा शांति से आपका भी बात सुन रहे थे। अब भी आपको ठीक बात है कि जनवरी फरवरी में बिजली बिहार में 20 घंटा 21 घंटा 22 घंटा रहा था, लेकिन अभी तो स्थिति ये आ गया था कि 8 घंटा और 10 घंटा पर हम बिजली आपूर्ति के मामले में रह गए थे। तो देखिए, लोगों को सबसे पहले देखिए, जब भी लोग वोट करता है जातीय गोलबंदी होता है, ये बात से मैं अफजल अब्बास जी से निश्चित रूप से सहमत हूँ, लेकिन लोग विकास भी देखते हैं, क्योंकि विकास होता है तो सभी को लाभ उठाता है, समाज का हर एक तबका। लेकिन विकास सवाल यही है केशव जी, सवाल यही है कि सर क्या जात पात से ऊपर उठकर 2020 के चुनाव को क्या मुद्दों के आधार पर नहीं लड़ना चाहिए? एलजेपी की अगर हम बात करें सर, 2015 में सुन लीजिए सर, 4.8% वोट आपको मिले थे। क्या लगता है कि मुद्दों पर अगर ये राजनीति हो तो जिस सुचिता की बात करते हैं राजनीति में, जिस बेहतर मुद्दों की बात करते हैं, जनता की भलाई की बात करते हैं, ऐसे मुद्दे जिनसे जनता लाभान्वित हो उनकी हम बात करते हैं, तो क्या उस हम ट्रैक पे आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं? ये बिहार का राजनीति ऐसा है कि मुद्दा आधारित हमेशा हो ही नहीं सकता है, इस पर जाति भारी पड़ जाती है। आपको देखिए, कितना भी कर दे माननीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी, चाहे अन्य नेता मिलकर के विकास के मामले में मुस्लिम यादव एनडीए के तरफ 100% आ नहीं सकते हैं। 10-5% विकास को देख करके आए ठीक उसी ढंग से अन्य जाति है, जैसे इधर का मान लीजिए ऊंची जाति के लोग हैं, वो आरजेडी की ओर नहीं जाना चाहेंगे। तो ये जातीय समीकरण यहाँ पर है और इसको हम माइनस और नगण्य नहीं कर सकते हैं। दलित राजनीति में भी चले जाइए। ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरे यहाँ पे यादव जी से है, राजेश यादव जी। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है, दलितों की राजनीति की बात की जाती है सर, 16% वोटर्स है जो कि दलित हैं बिहार में, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके पास संपूर्ण वोट चले गए हों दलितों के, दलितों के नाम पर वोट करने वाले। जी नेहा जी, ये नीतीश जी का जहाँ सवाल है दलित का, तो ये बांटने में विश्वास रखते हैं। दलित महादलित ने दलितों के बीच में इतना मतभेद पैदा कर दिए और बाद में फिर महादलित को एक सारे वो मिलाए, तो ये बराबर इसी तरह का काम करते हैं बांटने का। महादलित को, दलित को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को। आप देखे होंगे 15 के चुनाव या 9 के चुनाव में, 15 के चुनाव में मुद्दा आधारित चुनाव था। लोग बोलते हैं कि जात का, हक का, और 15 साल पहले की बात कर रहे हैं जो जदयू के लोग, जो अभी अफजल जी जो हैं, तो अपने को वहाँ असुरक्षित महसूस कर रहे हैं वहाँ, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने को।
लेकिन वहाँ है विकास की बात करते हैं। एक सुशासन बाबू कुशासन बाबू है। नीतीश जी को बोर्ड में कि हम 14 में राजेश जी, आप ये नीतीश जी को जानते हैं, हम 77 से जानते हैं नीतीश जी को। बैसाखी पर बैठ करके बराबर हंसते हैं, बैसाखी पर बैठते हैं। एक एक करके अपनी बात करें। नेता नहीं है, तो पिछड़ों का नेता है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं केशव नेता है चापूसों का, एक एक करके बात नेता है नीरज कुमार जैसे लोगों का, एक नेता है ये हो ही नहीं सकते। नहीं, सवाल इस बात का है राजेश, एक सेकंड नहीं ऐसे नहीं केशव जी, नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने देखा कि 15 में हमारी हार होगी तो आदरणीय लालू यादव को पास पहुंच गए। फिर इन लोगों ने देखा कि मांझी जी को हटा दिए। नहीं राजेश जी एक सेकंड क्योंकि आप कह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो दलितों की राजनीति करती है। एक सेकंड राजेश जी से सवाल है मेरा। राजनीति कभी किए नहीं नीतीश कुमार जी कभी दलितों की राजनीति नहीं, दलित विरोधी हैं। बराबर रहिए, 77 में रहिए या 77 के बाद 90 में रही हुआ दलित पर हमला या पिछड़ों पर हमला, नीतीश कुमार ने कभी लड़ाई नहीं लड़े। ठीक है राजेश जी, लड़ाई नहीं लड़े। एक पिछड़ों दलितों के नाम पर बराबर बैसाखी पर बैठ करके सत्ता में बने रहे 15 साल तक। अब जब 15 साल के बीच में 15 में उनको लगा कि हम तो अब सत्ता से बाहर चले जाएंगे, तो फिर चले आए। फिर इनको लग रहा है तो नेहा जी सत्ता देखना कोई गुनाह है? देखिए एक एक करके सर, एक सेकंड सर, देखिए आप लोगों से अनुरोध करती हूँ, मैं अनुरोध करती हूँ आप लोगों से, सर रिक्वेस्ट है आप लोगों से। देखिए एक एक करके आप अपनी बात रखिए, ऐसे नहीं। और मांगी जी वहाँ गठबंधन में है, इसी की हुई नहीं गठबंधन के नेता, ये तो सत्ता के लिए है। मेरी आवाज मिल रही है सर, सबकी आवाज मिल रही है सर, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जो कुछ भी बोल रहे हैं वो सीधे जनता तक जाए, जनता समझ पाए कि आप लोग क्या कह रहे हैं। तो एक एक करके अपनी बात रखिए। दलित की लड़ाई नहीं, जहाँ बोल रहे हैं जल पानी पिलाने का, भयंकर लुटने का काम किया इन लोगों ने मिलकर, ललन सिंह से मिलकर के। ठीक है दानिश जी, सवाल इस बात सर दानिश जी सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम बात करें तो 2015 चुनाव में सर बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत आप लोगों को नहीं मिला। दलितों की राजनीति से ऊपर उठकर सर आप क्या सोच रहे हैं और इस चुनाव में, और क्या कुछ अहम, क्या कुछ अलग करने वाले हैं आप? क्योंकि दलितों की अगर हम बात करें तो सर 16% दलित वोटर हैं, लेकिन उनमें से आप सिर्फ 2.2% ही ले पाए हैं, क्यों? नेहा जी, एक चीज तो बड़ी साफ है कि देश की राजनीति में या फिर बिहार की राजनीति में महागठबंधन के साथ था। मैं बोल लूं सर, आधे घंटे से तो बोल रहे थे, एक एक करके बोलिए। देखिए मैं बोल लूं, दानिश जी बोलेंगे। दानिश जी, बिहार और देश की राजनीति से जाति शब्द को नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन देखिए, मैं बड़ा साफ बोल के एक चीज जरूर कहूंगा कि बिहार में कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार जमात की राजनीति कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अगर सड़कें अच्छी बनती हैं कि खास जाति का व्यक्ति सड़क पे भी जाता है। पूरे बिहार के लोग जाते हैं और जो दूसरे राज्यों से बिहार में आते हैं वो भी सड़क पे चलते हैं। एक पासवान जाति का बच्चा कोट टाई लगा करके एयरपोर्ट पर उतरता है और बिना हिचकोले खाए जम्मू तक अपने क्षेत्र में पहुंच जाता है और वहां जाकर कहता है सूबे में विकास नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है कि सवालिया निशान खड़े होते हैं। क्योंकि उस तबके को कभी सामाजिक न्याय नहीं मिला था, लेकिन बिहार की सरजमी में नीतीश कुमार जी को निश्चित अब न्याय मिलने लगा। मैं इसको बड़ी साफगोई से कह रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि विकास के सामने अगर जाति की कल्पना करी जाए तो वो बेमानी होगी। हम विकास की बातचीत करें, सिर्फ क्यों, वही एक मेरा सवाल है, क्यों चुनाव से एन पहले जात पात की राजनीति की जाती है? क्यों चुनाव से एन पहले ये बताया जाता है कि हमारी जात क्या है, हमारा धर्म क्या है? क्यों ये बताया जाता है कि दलितों के साथ अत्याचार हुआ है, इस शख्स के साथ अत्याचार हुआ है, इस नेता ने, वो नेता पार्टी बदल दी? सर सवाल इस बात को लेकर है, वो बाढ़ मुद्दा क्यों नहीं है जिससे हजारों लोग प्रभावित है? आप मुझे नीतीश कुमार जी का या जीतन राम मांझी जी का एक स्टेटमेंट सुना दीजिए या बता दीजिए कि उन्होंने कभी कहा हो कि फलां जाति का वोट मेरे साथ है, और मैं आपको एक दर्जन स्टेटमेंट बाकी नेताओं का सुना देता हूं कि मेरा माई समीकरण है, बुरा बाल साफ करो और क्या क्या नहीं बोला। देखिए, ऐसी राजनीति नहीं होती है।
आप मुझे आप कह रही हैं कि हम जाति की राजनीति करते हैं। आप मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए नीतीश कुमार जी का, एक स्टेटमेंट जीतन राम मांझी जी का बता दीजिए जब वो कहते हैं कि फला जाति के लोग मेरे वोटर हैं, फला जाति के लोग मेरे साथ हैं। हमने तो कभी बात नहीं करा है, हम डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा कोई नेता ये नहीं है सर। मेरा ये कहना है सर, ये जो बाढ़ है सर, ये मुद्दा क्यों नहीं है सर बिहार के चुनाव में? सर बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है सर? क्यों ये मुद्दा नहीं है कि टूटी हुई सड़कें हैं, विकास नहीं हुआ? क्यों ये मुद्दा नहीं है कि क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ये तमाम मुद्दे कहाँ हैं सर? नेहा जी, सड़कें टूटी होंगी तब ना सड़क मुद्दा बनेगा। बिहार में कहाँ की सड़कें टूटी हैं कि सड़क मुद्दा बनेगा? और सब किसको मुद्दा बनाता? हमने तो बाढ़ को लेकर के सवाल उठाए, अस्पतालों को लेकर के सवाल उठाए, लेकिन जो जाति की राजनीति कर रहे हैं उनको जाति की राजनीति मुबारक। सत्ता में भी रहती है, अगर कोई सत्ता को अफजल जी बताता है, अफजल तो जी मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए। अफजल जी, जो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, उनके बारे में भी सर बता दीजिए। अब वो सड़कें कब तक दिखाई देगी? मैंने आपको कहा नहीं बताएंगे अफजल जी, एक जमाना वो चलती। ये सवाल पूछ लीजिएगा, वो बताएंगे तो उनको हटा देंगे ना नीतीश जी। अरे नहीं साहब, ये आप डरिए, हम अपने नेता के हम सच बोलने वाले आदमी हैं। हम सीधा नहीं पढ़ते, हम आजादी की बात कर रहे हैं, नेता की बात कर रहे हैं, नेता की बात करते हैं। 1000 किलोमीटर रोड किसने बनवाया बिहार में? नीतीश जी अपनी 1000 किलोमीटर रोड किसने बनवाया? 19,000 किलोमीटर रोड कौन बनवा रहा है? आपने देखा कि आलोचना के चलते चले गए, भाजपा में भी चले गए, हम लोग किलोमीटर रोड जो बनी है वो किसने बनवाया? 19,000 किलोमीटर अभी काम चल रहा, किसने बनवाया? आप झूठ मूठ का अगर टीवी पे बोलना है, करना है, कमेंट करना है, झूठ मूठ नहीं सर, नहीं सवाल ये है सर, आपने सड़क बनवाई है सर। सुनिए, नीतीश कुमार की तारीफ कीजिए आप। बिहार में जो 90 में हुआ है, पहले बिहार की जनता को इज्जत और सम्मान चाहिए था, उसके बाद विकास। बिहार की जनता को पहले सम्मान और इज्जत चाहिए था, और 90 में हम लोगों ने दिलाने का काम किया। साहब, आपके रिजीम में दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में बिहारी अपने आप को बिहारी कहलाने से डरता था, आज गर्व से कहता है पूरे हिंदुस्तान में बिहार का रहने वाला हूँ। भूल गए क्या हम लोग? क्या किया? हमसे ज्यादा दिल्ली के बारे में लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। दिल्ली में रहने वाला बिहार का अफजल जी नहीं, ऐसे नहीं होगा ना सर। एक एक करके अपनी बात रखिए। करना कीजिए, कमेंट करना कीजिए, एक सेकंड राजेश जी, अफजल जी, सर एक एक करके अपनी बात रखिए। देखिए ऐसी बात रखिए कि जनता भी समझ सके कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इस तरह से डिबेट करेंगे तो शायद ना मुझे समझ में आ रहा है, ना जनता को समझ में आएगा। नहीं, आराम से देखिए, आराम से सर, एक एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, उसका बहुत शालीनता से आप लोग जवाब दीजिए। इस तरह से नहीं। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है। नीतीश जी आप समझिए। राजेश जी, सवाल इस बात को लेकर है सर कि आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, एलजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ। सर विकास नहीं हुआ तो आपको चुनाव से पहले क्यों याद आई कि विकास नहीं हुआ? आपने देखा ना कि जब चिराग जी ने एनडीए के इकाई हैं, चिराग जी ने जब कहा कि विकास नहीं हुआ तो उनके नेता ललन प्रसाद क्या कहे चिराग जी के बारे में? जब चिराग जी ने कहा कि विकास नहीं हुआ, थोड़ा सा भी आलोचना किए, तो ललन जी से क्या बुलवाए नीतीश जी? सारे देश की जनता और बिहार की जनता समझ रही है। नीतीश जी बुलवाते हैं, नीरज जी क्या बोल रहे हैं? समझते हैं अफजल जी, हम लोग बिहार की जनता समझ रही है, और ये 2020 में आपको बिहार की जनता सबक सिखाएगी। ठीक है, लेकिन ये बात है ना सर राजेश जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि ठीक है विकास नहीं हुआ, तो सर विपक्ष की क्या भूमिका होती है? आप कहाँ हैं? उन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया गया? आपने देखा नहीं आज कि हम लोगों को तो दिया, बिहार की जनता ने विपक्ष में सरकार में हम लोग को बैठाने के लिए दिया। नीतीश जी को भाजपा में जाने का जनादेश मिला था क्या? क्यों गए? बिहार की जनता पूछ रही है उनसे कि क्यों गए आप बीजेपी में? किस लिए गए? किसके डर से गए? अफजल जी को मालूम नहीं है क्या? अफजल जी को मालूम है कि नहीं?
मॉल बनाने के लिए दिया था। मालूम है कि नहीं? मैंने पूछे से कि ठीक है। पटना में मॉल बनाने के लिए बिहार की ठीक है, जनता अफजल ने जी। वोट दिया था। अरे आपके नेता के पटना में मॉल बनाने के लिए आपको दिया था पैसे। आपके नेता के पास कितनी एक अरे संपत्ति मेरे है? नेता पर क्या उंगली उठाने वाला कोई अगर साबित कर आप देंगे तो आगे दूसरे पता को चलेगा। अपने गिरवान में जाके नीतीश जी को गिरबान में धाकी दाग अफजल जी। अपने गिरबान को दाग देखिए कितना दागदार है। अफजल जी, आप हम एक सेकंड, एक करके बोलिए। से बोलिए कि पहले अपने नेताओं की संपत्ति तो घोषणा करें। पटना में कितने संपत्ति है, दिल्ली में कितने हैं? अफजल जी नहीं, मुद्दे पे आइए सर, संपत्ति की बात नहीं हो रही। नीतीश जी में दम है। नीतीश कुमार तो मैं तो कह रहा सर एक एक करके देखिए, अपनी बात रखेंगे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, जनता समझ पाएगी कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। अगर आप इस तरह से डिबेट करेंगे कोई फायदा नहीं है सर उसका। नीरज के बारे में, आलोक के बारे में कि क्या है इनका, और इनके जो मंत्री थे 94 पे तो साथ थे लालू जी के साथ। ठीक है अफजल जी, सवाल इस बात को लेकर सर। ठीक है सर। भाई श्रम मंत्री थे, हम लोग के साथ थे 94 तक। 94 ठीक था, और 2 साल में लूट हो गया। ठीक। लालू जी तो 95 96 में छोड़ दिए। 94 तक तो भाई वशिष्ठ जी, विशेष पटेल जी, सारे लोग लालू जी के साथ थे 90 से लेकर। ठीक है अफजल जी से एक सेकंड, मेरा सवाल है। अफजल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि चुनाव में साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाए जाते हैं, चाहे वोट बैंक की राजनीति में आप जात पात की बात करें, विकास के मुद्दों की बात करें, तमाम हथकंडे अपनाने के बाद 2015 की सर अगर हम बात करें तो वोट प्रतिशत आरजेडी का सबसे ज्यादा था, जो कि था 18.4% और जेडीयू का था 16.8%। तो ऐसे में अब 2020 में ये मुकाबला कितना टक्कर का आप मानते हैं? देखिए 2015 की आप बात कर रही हैं, 2016 की आप ये भी उठा के देख लीजिए। 2010 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी और जदयू एक साथ लड़ी थी तो ये 22 सीट पे सिमट गए थे, उसको भी नोट कर लीजिए। ये विपक्ष का की मान्यता भी नहीं थी। ये नीतीश कुमार जी का बड़प्पन था कि 26 सीट कहीं था, इनको मान्यता भी पक्ष दिया गया था। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन हमने जो काम किया है, हम काम के आधार पे अगर जनता को लगता है कि हम काम करने वाले हैं, अगर वो काम किया है तो वोट देगी, कोई बात नहीं। अब हम रहेंगे। राजनीति पे कुर्सी प्यारी नहीं होती, लेकिन हाँ अगर जनता में जो नेता है जो काम करता है उसको अगर काम का उसमें उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी तो ये उचित नहीं होता है। लेकिन हमको यकीन है कि बिहार के आवाम जो है पुनः हम लोग को एनडीए के गठबंधन को पूर्ण बहुमत के साथ देखिए 2020 में सरकार बनाएंगे। ठीक है राजेश जी, अभी तक आप कह रहे थे कि हम जात पात की राजनीति नहीं करते हैं। आपका गठबंधन ठीक नहीं है क्या बोले? जात पात की राजनीति आप इनसे तो पूछिए कि महागठबंधन महादलित बनाए और फिर महादलित में जो पसवान को लिए एक साथ मिला दिए, तो कौन को महादलित मानते हैं, कौन को दलित मानते हैं, तो नीतीश जी को बताना चाहिए ना क्यों मिलाए। महादलित बनाए फिर दलित को जो एक साथ किए, क्यों महादलित बनाए, क्यों बांटे लोगों को, दलितों को बांट दिया आपने, पिछड़ों को आपने बांट दिया। अब आप बोलते हैं कि दूसरा जातिवाद करता है दूसरा लोग। क्या हम लोगों ने कभी अपने जात का कोई है क्या, कोई बांटे थे हम लोग? लालू यादव ने कभी कहा कि जात को बांट लो? बताइए, अगर किसी समाज के आज जो है लोहार जाति जो है एसटी में आ रहा है, अगर वो एसटी के जरिए उसको सम्मान मिले तो क्या करेंगे? लोहार जाति को एसटी में हम लोग तो पहले ही ला दिया थे जी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, आपको मालूम है आप जल्दी। अच्छा ठीक है। पिछड़ी जाति राजेश जी सवाल इस बात को लेकर भी है, जो आपके एसटी में आते हैं वो भी है। अफजल जी, नीतीश जी से खाली पूछिए कि आप जात की राजनीति नहीं करते हैं तो आपके संगठन में युवा से लेकर के प्रदेश तक कौन है, कै गो बनाए, कै गो अल्पसंख्यक को बनाए अध्यक्ष, युवा के अध्यक्ष बना दिए, प्रदेश के अध्यक्ष शरद जी को हटाए थे तो बना देते थे अल्पसंख्यक को, कई हमारे अध्यक्ष बना देते दलित को। हम हमारे राजेश जी राजनीति नहीं करते हैं। राजेश जी सवाल इस बात को लेकर है ना सर कि श्याम रजक जब तक जेडीयू में थे तब तक वो ये कहते रहे कि आरजेडी में दलितों का सम्मान नहीं है, जब वो आरजेडी में आ गए तो अब वो ये कह रहे हैं कि जेडीयू में दलितों का सम्मान नहीं हो रहा। सर ये सवाल इस बात को लेकर है कि ये क्यों? नीतीश जी जो दलित क्या गए, श्याम रजक जी गए, वहाँ गए तो उनको अच्छा था,
श्याम रजक जी वहाँ गए तो उन्होंने अच्छा किया, और आ गए तो बहुत गलती की है। लालू यादव के साथ जो आ जाए गलत, और इनके साथ चले जाए तो बहुत, लालू यादव के साथ जो आ जाए तो रोबिन हुड, और इनके साथ जाए तो साधु। हम तो कहते हैं कि अफजल जी लालू यादव के साथ आ जाएंगे तो रोबिन हुड, और नीतीश जी के चल जाएंगे तो साधु महात्मा बन जाते हैं। सुनिए पहले आप, हमने कभी नहीं किया कि गलत है सही। हमने कहा कि जब इलेक्शन के दौर आता है तो बहुत से लोग आते भी हैं जाते भी हैं। हमारे यहाँ से आप ही के यहाँ से कई लोग आ गए, हम क्या करें बताइए आप। कल 3 को कल करने वाले आप जो नेता बोल रहे हैं, नहीं आप जो नेता बोले हैं, आप तो ललन सिंह बोल रहे हैं। आप बताइए नीरज क्या बयान दिए हैं लालू जी के बारे में? हमने कभी नीतीश जी के बारे में गलत नहीं बोला। हम नहीं जानते नीतीश जी को, हम नीतीश जी को नहीं जानते कि मर्डर है, हमने बोला क्या? नहीं, नीरज जी को समझाइए, नीतीश जी को बोलिए, नीतीश जी पर मर्डर केस नहीं चल रहा था क्या? नीतीश जी पर प्रस्तावन का मामला नहीं था क्या? हम लोग बोला क्या? ठीक है केशव जी नहीं, सुन लीजिए सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जात पात की राजनीति पे सर आज हम बात कर रहे हैं। इस मिथिक को तोड़ने की जरूरत है क्या, और कितनी जरूरत है बिहार की राजनीति में खास तौर पे? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर हम बात करें तो जात पात की राजनीति पर वोट पड़ते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या इसको तोड़ने की जरूरत है और विकास के मुद्दों को अहमियत देने की जरूरत है? देखिए, जात पात की राजनीति जो है वह किसी भी राज्य और देश के विकास में कोढ़ के समान है। उसको तोड़ना तो सबसे अनिवार्य है, क्योंकि आप देख लीजिए कि जिस जाति के मुख्यमंत्री होते हैं वह अपने जाति विशेष पर अधिक काम करते हैं। वो अपने वोट के समीकरण के आधार पर काम करते हैं कि कौन कौन जाति, कौन कौन धर्म, कौन कौन मजहब के लोग मेरे साथ हैं। इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। रहा बात की सबसे पहले आप अभी डिबेट कर रही थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे फलना नेता गए फलना आए। रामविलास पासवान को जाने से आने से, चिराग पासवान जी को कहीं जाने से आने से, श्याम रजक जी को जाने से और आने से, जीतन राम मांझी को जाने आने से नहीं। सबसे पहले विचार करना है कि बिहार में दलितों का जो स्थिति है आजादी के बाद से लेकर के आज तक कितना स्वरूप बदला। दलितों का जो कॉलोनी है, मोहल्ला है, गांव है, टोला है, कस्बा है, उसमें बिजली पहुंचा कि नहीं, पेयजल पहुंचा कि नहीं, उसमें सड़क है कि नहीं, उनका शिक्षा का व्यवस्था है कि नहीं, उनको खदान है कि नहीं, उनको रोजगार है कि नहीं, ये तो सर ये तो आपको बताना पड़ेगा, ये तो आपको बताना पड़ेगा कि क्यों, अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? नेहा जी उसी चीज पर जा रहा हूँ, क्योंकि उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं। लेकिन श्याम रजक जी जदयू छोड़ करके आरजेडी में चले गए, उस चीज के लिए डिबेट हो रहा है। लेकिन कभी मीडिया के मैं साथियों को कह रहा हूँ, कार्यपालिका के साथियों को कह रहा हूँ, तमाम साथी लोग मिलकर के, चाहे कार्यपालिका के लोग हों, ईमानदारी पूर्वक आज तक उस क्षेत्र में पहल नहीं किया है, ना उस पर चर्चा हो रहा है। आप आजादी के बाद देखिए, कांग्रेस आज तक दलितों का वोट लिया, लेकिन दलितों के कल्याण के लिए कोई धरातल पर योजना नहीं लाया। नहीं तो सर एलजेपी ने नहीं लिया क्या? आपकी पार्टी ने नहीं लिया क्या? आप मुझे बताइए, आप सर ये बताइए, क्योंकि आप भी पार्टी में रहे हैं, आप भी सत्ता में रहे हैं, और सत्ता में रहने के बाद अगर दलितों के उत्थान नहीं हुआ तो सर सवाल नहीं उठेंगे क्या? पहले बात सुन लीजिए, दलितों का उत्थान के लिए कुछ केंद्र सरकार की योजना है। माननीय रामविलास पासवान जी उसके लिए लड़ करके हमेशा बनाने का काम किए। रहा बात की दलितों का कॉलोनी का विकास हो, शिक्षा का व्यवस्था का मामला हो, स्वास्थ्य को हो, रोजगार को हो, यह मैक्सिमम राज्य सरकार का काम है। और राज्य में कभी भी एलजेपी का हुकूमत नहीं रहा है। एक बार मात्र राज्य में आंशिक रूप से 6 महीना के लिए एलजेपी पिछले सरकार में, इस बार की सरकार में सहयोगी था। आज के डेट में दलितों के लिए सच्चा ढंग से न कोई बात उठाया जा रहा है, न निष्पादन का बात हो रहा है। जब तक उसका निष्पादन का बात नहीं होगा तब तक, और जब तक दलित का लोग सत्ता में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदारी और भागीदारी मजबूती से नहीं मिलेगा और उसके नेतृत्व में सरकार नहीं बनेगा, तब तक दलितों का विकास का योजना जो भी बनाया जाएगा वह अधूरा रह जाएगा। अफजल जी सवाल उठ रहे हैं कि दलितों का विकास नहीं हुआ। सर दलितों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, राजनीति की जाती है, और राजनीति करने के साथ साथ अपने वोट बैंक को मजबूत किया जाता है, लेकिन उनका विकास, उनका उत्थान क्यों नहीं होता?
आपके मित्र, आपके सहयोगी पार्टी ही सवाल उठा रहे हैं। मुझे केंद्र सरकार में है, वो खुद बोले वो कितना दलितों के लिए काम कर रहे हैं, हम समझ जाए। अभी तो बोला में उचित नहीं है। रामविलास पासवान है, कद्दावर नेता है और दलितों के बहुत बड़े नेता है, तो ये सवाल उनको उठाना चाहिए कि केंद्र सरकार क्या कर रही है दलितों के लिए। गलत जगह पर क्या लोग चले गए हैं, गलत जगह पर चले गया बताइए। इसलिए समाज के हर तबके के लिए हम काम कर रहे हैं। नरसंहार वाले हैं और उसके बाद कहते हैं कि रामविलास पासवान जी गलत जगह पर गए हुए हैं। आप लोग तो दलितों का नरसंहार कराए, ऊंची जाति का नरसंहार कराए, रोटी सेकने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के टकरा करके दलित की बात जो करता है, पिता की बात करता है, वो बेईमानी है। एक योजना बता दीजिए, 15 वर्ष में लालू यादव आप रामविलास जी को, हम रामविलास जी का दलित सेना के संस्थापक सदस्य रहे हैं। देखो जी, आपसे पहले से हम रामविलास जी को जानते हैं। बताइए रामविलास जी के बारे में। रामविलास जी ने लड़ाई लड़ा है, रामविलास जी ने पिछड़ों का, दलितों का लिए लड़ाई लड़ा है। चलिए, किसने दलितों के उत्थान के लिए सर काम किया और किसने नहीं, ये तो जनता बता देगी, क्योंकि जनता वोट की चोट देती है और अपना फैसला सुना देती है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दलितों पर राजनीति की जा रही है, दलितों पर कहीं ना कहीं वोट बैंक को अपने मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या जात पात से ऊपर उठकर उन तमाम मुद्दों पर सोचने की जरूरत नहीं है जो वाकई लोगों को सीधे इफेक्ट करते हैं या उन पर प्रभाव डालते हैं? बात बाढ़ की करे या फिर बेरोजगारी की करे, शिक्षा व्यवस्था की करे, बदहाल सड़कों की करे, सुशासन के नाम पर नीतीश कुमार लगातार तमाम बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वायदे कर रहे हैं, सत्ता पर काबिज है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि उन मुद्दों का क्या जहां पर जनता जिससे प्रभावित होती है और जिनको जनता को जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।